आज मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसमें और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस देना है, राइटिंग को लेकर। जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग हैं, कितने लोग सीरियस हैं राइटिंग को लेके मुझे नहीं मालूम। कुछ लोगों को आइडिया है और को आइडिया नहीं है, क्योंकि वो लिखते-उखते तो है नहीं। और बच्चा ये कटु सत्य है कि दुनिया की किसी भी कोचिंग में पढ़ लीजिए, बिना लिख कर के उत्तर दिए कहाँ पाएगा। आप समझ रहे हैं ना? मतलब पढ़ने को लिखने का पर्याय नहीं माना जा सकता। पढ़ना पढ़ना है, लिखना लिखना है। तो मैं अभी पहले पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ड्यूटी जो कल मैंने बोला था, और जितनी देर लगेगी उसके बाद आपको क्वेश्चन का एक लिखाऊंगा, एक आंसर बनवाऊंगा, उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। थोड़ा सा एक मॉडल आपके पास आ जाएगा किस तरह से उत्तर थोड़ा लिखना है, तो उसका बेनिफिट होगा। तो मूल कर्तव्य एक हेडिंग बनाएं, और मैं थोड़ा इसमें 5-7 मिनट ब्रीफ कर देता हूं कि बच्चा मूल कर्तव्य को अगर आप भारत जैसे देशों में देखें, तो भारतीय संविधान जब उद्घाटित हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जो मूल अधिकार था उसमें नहीं था। अब ये संविधान विदों की कल्पना में कोई ठहराव लिया नहीं, या ऑपरेशनल मूवमेंट में ये आया, चर्चा हुआ, दिमाग में आया, लेकिन मूर्त रूप अगर नहीं लिया तो यह मान ही लिया जाएगा कि सब ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। 42वें संविधान संशोधन में आपने मूल कर्तव्य को जोड़ा। अब आप जरा सोचें कि मूल कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन का है, उसमें लिखा देंगे सज्जन सिंह कमेटी वगैरह को, 10 मूल अधिकार थे, बाद में आपने 11वां भी जोड़ा। लेकिन मूल अधिकार लाया क्यों नहीं गया? फंडामेंटल राइट तो लाया, फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटी क्यों नहीं दी गई? जानते हैं क्यों नहीं दी गई? अगर साक्षात्कार में पूछे कि संविधानविदों ने आपको फंडामेंटल राइट दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों नहीं दिए, तो आप एक लाइन का जवाब दीजिएगा कि सर, संविधान का स्रोत जनता है। आप समझ गए ना? संविधान का स्रोत, भारतीय जो संविधान का स्रोत है, उसका स्रोत है जनता। जनता राज्यों से क्या अधिकार प्राप्त करेगी, यह इसलिए क्लियरिफाई होना चाहिए क्योंकि राज्य अगर कोई त्रुटि करके जनता के उन नैसर्गिक सिद्धांतों को अतिक्रमण कर दें जिससे कि जीवन की अभिवृद्धि खतरे में हो, यह बात तो क्लियर है। लेकिन उसी जनता का जिसका जो संविधान का स्रोत है, उसी को यह बताना कि तुम्हें संविधान की रक्षा करना है, तुम्हें संप्रभुता की रक्षा करनी है, तुम्हें राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, यह उस समय न तार्किक लगा न प्रासंगिक लगा। इसलिए यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं। ठीक है, ये जहां पढ़ रहे हैं, माना इस बोर्ड को हमने लगाया और इसी बोर्ड को हम नुकसान कैसे करेंगे? आप ये लिख दीजिए कि सुशील सर को इस बोर्ड को तोड़ने का, इसकी सुरक्षा करना है। अरे यार, हम ही लगाए हैं, हम ही को सिखा रहे हो कि तुम इसको सुरक्षा करो। इसको जब बाजार से लाए थे तो इसको जरा सा भी जोर से रखने से भी हम कह रहे थे कि भाई ठीक से रखो इसको, और आज हमको बता रहे हो कि इसको सुरक्षा करो। यानी कि जो स्रोत है इसका, उसी को कह रहे हो इसकी सुरक्षा करो, तो ये चीज उतनी लाजिमी लगी नहीं। आप समझ गए इन बात को? अब मैं आपको बताता हूं कि विश्व के किसी भी लोकतंत्रात्मक
संविधान में एक्सेप्ट जापान कहीं भी मूल कर्तव्य नहीं है, अमेरिका में भी नहीं। एक्सेप्ट जापान कहीं भी मूल कर्तव्य नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में यह तथाकथित नहीं बल्कि स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट है कि जब संविधान का स्रोत जनता है तो संविधान में उस जनता की ड्यूटी मत बताओ। क्या समझे? घर अगर पिता से चलता है तो पिता को आप मत सिखाइए कि आपको क्या करना है। अब आती है बात, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन में जानते हैं अलिखित संविधान, ठीक है, तो लिखित संविधान में तो है नहीं। अलिखित संविधानों में, या कहा जाए ब्रिटेन और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नागरिकों के क्या अधिकार है, तो वहां पे कर्तव्य जो है, जो उनके नागरिकों के अधिकार और जो कर्तव्य सामान्य और न्यायिक निर्णयों द्वारा विनियमित होते हैं, सामान्य और न्यायिक निर्णयों द्वारा विनियमित यानी रेगुलेट होते। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ इसकी भी कहानी है। क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसे देशों के लोग खुद कर्तव्य परायण है। बड़ी गंभीर आरोप है ये भारत के लोगों पे, है ना। यानी कि वहां पर मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता इसलिए नहीं है और न्यायिक निर्णयों से भी निर्मित नियम विनियम होते हैं, रेगुलेट होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि वो कर्तव्य परायण है। अब हम ही अपने संविधान के स्रोत हैं और हम ही संविधान की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे ये शक है। और 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता के अगर मसले में जाएं, उसके बाद अखिल भारतीय एम्स छात्र संघ का एक मसला था, उसमें जाएं, तो उसने इसी बात को गंभीरता बता दिया कि ध्यान रखना है कि इसमें भी मौलिक शब्द लगा हुआ, इट मीन्स फंडामेंटल लगा। मौलिक कर्तव्य को न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य प्रवर्तनीय है नहीं है। संसद को राइट है कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में कानून बना के दंड का प्रावधान कर सकती है, लेकिन संसद ने आज तक ऐसा किया नहीं। क्या समझे? जिसने घर बनाया उसी के खिलाफ हम इस बात का कि तुम किचन में अगर नल तोड़ोगे तो तुमको दंड देंगे, जिसने नल बाजार से खरीद के लाया। कितनी बड़ी मुश्किल है। और जरा समझिए कि वो कितना लापरवाह हो सकता है। क्या हम लापरवाह हो सकते हैं? कनाडा है, ब्रिटेन है, अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर आप कर्तव्य परायण कह रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। रेगुलेट करता है तो वो करता वहां का न्यायालय, और हमारे यहां हमको रेगुलेट करता है कौन? मौलिक कर्तव्य को लेकर हमारा संविधान, और हमारा संविधान हमें रेगुलेट करता है, जबकि संविधान जनता ही उसका स्रोत। कहीं ना कहीं ये थोड़ी कंट्राडिक्टरी। खैर, जैसा है आप जान चुके हैं, जान लेना चाहिए। अब दूसरी बात पे आते हैं। संविधान में जो साम्यवादी देश रहे, जैसे चाइना हो जाए, रसिया हो जाए, खासतौर से चाइना उदाहरण लीजिए, ऐसे देश अपनी जनता को मौलिक कर्तव्य नहीं देते। उनका जैसे हमारे यहां मौलिक कर्तव्य ऐसा नहीं होगा, लेकिन अपनी जनता पर मौलिक अधिकार नहीं देते जैसे कि हमारे यहां, लेकिन अपनी जनता पर मौलिक कर्तव्य जरूर थोपते हैं। इसीलिए आपको मैं बताऊं कि जब हमने 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य लिया था, तो आपको पता होगा तो हम सोवियत संघ से लिया। सोवियत संघ एक साम्यवादी देश है। साम्यवादी देश में जो मौलिक कर्तव्य होता है वो ज्यादा सशक्त पाया जाएगा अधिकार की तुलना में।
मौलिक अधिकार के चीन में चले जाइए, जनता को क्या अधिकार है? वहां पर कर्तव्य ज्यादा थोपे गए हैं और हमारे यहां अधिकार ज्यादा दिए गए हैं। यही फर्क है हमारे और चीन में। चीन का आदमी जिनपिंग के खिलाफ जरा बोल के दिखाए, और स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में जरा आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोलिए, बोलिए ना, कुछ नहीं होता, बोल के देखिए, बोलते क्यों रहते हैं लोग। और जो चीज प्राइम मिनिस्टर के लिए यहां बोलते हैं वही जरा उस प्रेसिडेंट के लिए जिनपिंग के यहां कोई बोल दे। जिस डॉक्टर ने कोरोना के बारे में बताया वो डॉक्टर मर भी गया बीमारी से, और वो उसके साथ क्या हुआ, उसको माफी मांगनी पड़ी। दो पत्रकार हैं जो जिनपिंग के खिलाफ मुंह खोले, उनका नाम पता नहीं है कहां है। और हमारे यहां रोज हल्ला हो रहा है। हमारे यहां अधिकार ज्यादा है, उनके यहां कर्तव्य ज्यादा है। तो हमें चीन से तो प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। सोवियत संघ के कर्तव्य से प्रेरित थे, वो भी सोवियत संघ ढह गया 90 में, तो टूटे हुए आईने में सूरत नहीं देखी जाती। सोवियत संघ 15 देशों में विखंडित हुआ, वो उसमें हम अब सूरत नहीं देख सकते, तो हम चले गए जापान में। एक एक्सेप्ट जापान बोला था ना कि लोकतंत्रात्मक देश में मौलिक कर्तव्य, एक्सेप्ट जापान, कहीं उल्लेख नहीं मिलता ठीक से। तो हमने जापान से, मतलब अब जापान से प्रेरित है, बस ये कह सकते हैं। 10 पहले थे, 42वें में 11 कर दिए गए। शिक्षा वाला जब संशोधन किया गया, आपको 86वां संविधान संशोधन याद होगा ठीक से, और 11 हो गया। अब जरा इसी को बात को गौर करिए कि 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके अभिभावक अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेंगे, शिक्षा दिलाएंगे, ये उसका मौलिक कर्तव्य है। अब जरा आप सोच के देखिए कि कौन अभिभावक है जो अपने बच्चों को नहीं भेजेगा, लेकिन हम ये ड्यूटी बनाए हैं। अच्छा, ड्यूटी जैसे अंबेडकर साहब ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला था, इसी के बारे में कि ये जो जितने पढ़ने में ये पूजनीय शब्द हैं, पूजने लायक, इसका व्यवहारिक पक्ष ये नहीं था तब भी लागू होता था। क्या समझे? इसका व्यवहारिक पक्ष तब भी लागू होता था जब ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन जिस शिद्दत से कर्तव्य परायणता की बात होनी चाहिए नहीं थी, तो इसको ला दिया गया। क्यों? और जिस तरीके से हमारे संविधानविदों ने इसको मूल संविधान का हिस्सा नहीं बनाया, उनको अपनी जनता पे भरोसा था कि अपने संविधान जो उनके खुद वो स्रोत हैं, उसके अक्षुण्णता को, एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को, राष्ट्रगान को, राष्ट्रध्वज को, महिलाओं के सम्मान को, वन एवं पर्यावरण को, विरासत की चीजों को, सबके प्रति उनका जो समर्पण है वो रहेगा। उसमें हमको सोचने की क्या जरूरत है? इस चीज का कहीं ना कहीं अभाव हुआ होगा, और 1976 42वें संविधान संशोधन में यह चीज कर दिया गया। देखिए, समझने वाली बात बच्चा तो ये भी है कि बहुत पहले अंबेडकर ने कहा था उस दौरान ही कि संविधान सभी को पढ़ना चाहिए, और संविधान अगर सभी नहीं पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा घातक, देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं क्या नहीं करते या नहीं भी जानते, लेकिन आपको क्या अधिकार मिला है उसी संविधान में तो भाग 3 तो कम से कम पढ़ लीजिए। संविधान में जो जनता को, नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, अगर संविधान नहीं पढ़ेंगे तो अपने अधिकार से वो वंचित रह जाएंगे, नहीं जान नहीं पाएंगे। भारत अशिक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, या यूं कहा जाए कि किसी जागरूकता और चेतना में काफी मीलों पीछे। ऐसे में एक खूबसूरत संविधान जो उसी जनता की अभिवृद्धि के लिए, उसी जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाओं से युक्त है, जनता को पता ही नहीं। न पहले मूल अधिकार पता था,
आज भी बहुत सारे लोगों को मूल अधिकार नहीं पता है। अब पता हुआ है, लेकिन सबको नहीं पता हुआ, तुलनात्मक बढ़ा है। अब मौलिक कर्तव्य आपने लिख दिया, अब हम अपने बच्चों को, मेरा ये कर्तव्य है कि 14 वर्ष तक उनको हम अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें। ये नहीं लिखा था। ये कब लिखा आपने? 86वें संविधान संशोधन में, शिक्षा वाले में, जो जब आपने राइट टू एजुकेशन कर दिया आर्टिकल 21 का के अंदर, तभी तो ये ले आए आप। मैं सन 86 का हाई स्कूल हूं और ये 2000-2002 की घटनाएं हैं। 20 साल पुरानी, 18 साल पुरानी घटना है जो मौलिक कर्तव्य में गिरवा जोड़ा। तो मेरे पिताश्री तो हमको तो भेजे ना स्कूल, तो उनके टाइम में तो ये लिखा नहीं था, नहीं लिखा था ना, तब भी तो भेजे ना स्कूल। जिनको पता है, जो स्कूल भेजते थे, उन्हीं को बताया जा रहा है कि आपको 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना। अरे यार, उनको बताओ जिनको पता नहीं, भेज नहीं रहे। तो इस पर कोई सर्च कमेटी बनी, कोई रिसर्च कमेटी बनी? आपने सीधे से संशोधन करके संविधान में एक और लाइन जोड़ दिया और इससे समझ लिए कि देश में ये सब सही हो गया। वर्गीकृत किया कि किस वर्ग के, किस जाति के, किस धर्म के, किस क्षेत्र के, किस तरह के लोग हैं जो भैया अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उनको पता हो। ये हम पढ़ने लिखने वाले आदमी, हम पढ़ लिए, आप पढ़ने लिखने वाले, आपको बता रहे हैं। आप ही के बच्चे को जब स्कूल जाना होगा तो आप मूल कर्तव्य पढ़ के भेजेंगे क्या? तो आप करते ही थे। आर्टिकल 48 का में पर्यावरण वगैरह की जो बात की गई है, किसान से जाके पूछिए, अपने बाग में महुआ का एक पेड़ गिरता है तो 2 आम का पेड़, एक आध महुआ का पेड़ लगा देता है। उसको तो 48 का के बारे में नहीं पता है। या मौलिक कर्तव्य में जो पर्यावरण के संरक्षण सुरक्षा की बात कही गई है, किसान से बेहतर पर्यावरणविद कहां है जो अपने खेत के मेड़ों पर भी पेड़ लगा देता है? उसने तो पढ़ा ही नहीं, तो अनपढ़ भी है। पर्यावरण प्रेमी तो गांव का कृषि प्रधान जो देश है, गांव के किसान हैं। ये तथाकथित जो शहरों में पर्यावरणविद घूमते हैं, ये क्या है? ये तो पढ़े लिखे पर्यावरणविद हैं, वो अनपढ़ पर्यावरणविद है जो पर्यावरण को जानता नहीं कितना ऑक्सीजन आता है। पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है, ये बात तो जानता नहीं, लेकिन पीपल का पेड़ लगा देता है। या पीपल का पेड़ पुराना मिल गया, बरगद मिल जाएगा, आम महुआ मिल जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य जैसे नैसर्गिक सिद्धांत है हमारे अंदर की सोच, वैसे ही वृक्षों के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रध्वज के प्रति, देश की एकता अखंडता के प्रति, अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति, स्त्रियों के सम्मान के प्रति, बहुत सारे लोगों में बिना मौलिक कर्तव्य पढ़े, बिना मौलिक कर्तव्य के ये चीजें कूट कूट के भरी। इसीलिए हमारे संविधानविदों ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। अब बाद में जब 25 साल की यात्रा संविधान कर गया तो लोगों को लगा कि ये करो। और कोई यही कारण है कि लोकतांत्रिक देश मौलिक कर्तव्य के वकालत नहीं करते और साम्यवादी देश बिना मौलिक कर्तव्य के रहते नहीं। क्या समझे? एक ग्लोबल टाइम्स है उसका, चीन वाले का, वो जिनपिंग की नगाड़ा है, तो जो बोलेगा वही वही बचता है। और हमारे यहां आपने कभी सुना कि जिनपिंग के विपक्षियों ने, विरोधियों ने भारत और चीन के मसले पर यह बयान दिया? और हमारे यहां विरोधी हैं, विपक्षी हैं, पत्रकार हैं, जनता है, कौन नहीं बोल रहा है? फिर हमारे यहां ड्यूटी से ज्यादा राइट दिया गया है। समझ गए कि नहीं? दैट इज अ कहते स्ट्रक्चरल
और फ्रेम में जकड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, जो हमारा डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर फ्रेम में जकड़ा है कि हर हाल में जनता ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए कुछ बातें, जो इम्पोर्टेंट बात है वो थोड़ा नोट करिए, बाकी 11 जो मूल कर्तव्य वो रट लीजिएगा, मैं लिखाऊंगा नहीं, उसका जिक्र कहीं पे आएगा तो कर देंगे, बट उसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखाने की जरूरत नहीं, वो कहीं भी मिल जाता है। मूल कर्तव्य तो हमारे ईमान हैं और ईमान के लिए जगह की जरूरत नहीं है, जरूरत आएगी तो ईमान आ जाएगा। लिखिए, मूल कर्तव्य में लिख लीजिए, संविधान के भाग 4 क, संविधान का भाग 4 क या 4A, आर्टिकल 51A या 51 क, ये जो है मूल अधिकार की बात, ठीक है। अब आता है कि लिख लीजिएगा, मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। लिख लीजिए, मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ठीक। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में यह अधिकार महत्वपूर्ण है, मगर जनता से यह जनता से यह एक प्रकार से स्वैच्छिक आशा की जाती, स्वैच्छिक आशा की जाती, मन से, विचार से, कर्म से समर्पित हुई जाए। साम्यवादी देशों में यही इसके उलट व्यवस्था है। कर्तव्यों पर बल दिया जाता है और दबाव भी दिया जाता है, बल दिया जाता है और दबाव भी दिया जाता है। लिखें, लाइन बदलें, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पहले लिखिएगा, कर्तव्य बाद। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अधिकार का उपभोग करना, अधिकार का उपभोग करना और साथ ही कर्तव्य परायण बने रहना, अधिकार का उपभोग करना साथ ही कर्तव्य परायण बने रहना, यह दर्शाता है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों ने दोनों विधाओं को तार्किक और न्यायिक दृष्टि से सुचिता दी है, तार्किक और न्यायिक दृष्टि से सुचिता प्रदान की, ठीक है ना। अगर आप अधिकार का उपयोग करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, तो ये एक मतलब अव्यवहारिक सा लगेगा। लिखिएगा, लाइन बदल दीजिए, वैसे किसी भी लोकतांत्रिक संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
जापान इससे अलग है। जापान इससे अलग है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नागरिकों के अधिकार, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सामान्य और न्यायिक निर्णयों द्वारा विनियमित होते हैं। सामान्य और न्यायिक निर्णयों द्वारा। मैंने अलिखित संविधान इंग्लैंड को पढ़ाते समय बताया होगा कि वहां न्यायिक निर्णय के हाथ में संविधान खिलौना होता है, न्यायालय। ठीक है, विनियमित होते हैं। अमेरिका के संविधान में केवल मूल अधिकार का उल्लेख है। वो भी मूल अधिकार साथ में आपने मैंने बताया होगा, संविधान संशोधन बताया होगा, उसके अंतर्गत आया था। लिखें, ऐसे देशों से अपेक्षा रही है कि नागरिक स्वयं कर्तव्य परायण है, स्वयं कर्तव्य परायण है और समाज एवं देश के प्रति व देश के प्रति अपने दायित्व को पूरी तरह समझता है। लिखें, इसका यह तात्पर्य नहीं कि भारत में इसकी कोई कमी है। इसका बचाना पड़ता है यार। अब ऐसे लिख दे कि भारत में सब कमी ही है, गड़बड़ हो जाए। भारत में इसकी कोई कमी है। मौलिक कर्तव्य को स्पष्ट सांचे के भीतर विकसित करना, एक स्पष्ट स्वरूप देना, लिख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य को स्पष्ट स्वरूप देना भारत की प्रकृति, यहां की विविधता आदि को ध्यान में रखकर कहीं अधिक आवश्यक थी, कहीं अधिक आवश्यक थी। यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन में इसे संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 में 10 कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। 10 कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। लिखें, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अधीन, यहीं पे इसको कर डालिए काम, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अधीन 86 एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर उन्हें शिक्षा के अवसर, बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने का दायित्व देता है। लाइन बदल दीजिए बच्चा। मौलिक कर्तव्य को लेकर मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप कहीं डगमगाएंगे नहीं। मौलिक कर्तव्य को लेकर साम्यवादी देशों के संविधानों में व्यापक चर्चा है।
यहां मौलिक अधिकारों की कम और कर्तव्यों को ज्यादा विस्तार दिया गया। यहां मौलिक अधिकारों को कम और कर्तव्यों को अधिक विस्तार दिया। लिखें, सोवियत संघ के संविधान में भी सोवियत संघ के मूल संविधान में भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब उसका लागू हुआ था तब नहीं थे। 7वें संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य आए। वहां के संविधान के अनुच्छेद 59 से लेकर 63 के बीच इसकी विस्तार से चर्चा है। अनुच्छेद 59 से लेकर 63 के बीच विस्तार से चर्चा है। लाइन बदल दीजिए, लिखे मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है इन्फोर्समेंट। कानून हमेशा बच्चा इन्फोर्समेंट करता, कानून पूछा नहीं जाता। हेलमेट चालान काट देगा अगर नहीं होगा तो, ठीक है, इन्फोर्समेंट। और मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब जैसे कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता, ले जाया जा सकता, और मौलिक कर्तव्य को इन्फोर्सली इंप्लीमेंट कराया जा सकता। लिखिएगा, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड दिया जाएगा, बयालीसवें संविधान संशोधन में यह शक्ति संसद को दे दी गई, दिया गया। यह शक्ति संसद को दिया गया कि वह विधि बनाकर इसकी व्यवस्था कर सकता है। सवाल यह है कि, लिख लीजिए, सवाल यह है कि, प्रश्न है यह कि मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन का निर्धारण कैसे हो। क्या ऐसा कर दिया कि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हो गया? निर्धारण कैसे? ठीक है, जब तक सभी नागरिकों को इसकी जानकारी पूरी तरह ना हो, इसकी जानकारी पूरी तरह ना हो, ऐसे में आवश्यक है कि संविधान से संबंधित ऐसे उपबंधों की, ऐसे में आवश्यक है कि संविधान में निहित ऐसे उपबंधों से समाज को जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए। मतलब ठीक है, इससे कर्तव्य के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति समर्पण सहित कई, संविधान के प्रति समर्पण सहित कई संदर्भों उच्चस्तता आएगी, उच्चस्तता आएगी। ठीक,
ठीक है, यहां मैं उदाहरण देता हूं, लिखिए उदाहरण। एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में, एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 51 क 6 है बच्चा, वन झील नदी वन्य जीव की रक्षा करने और उसका संवर्धन करें तथा दया भाव वगैरह रखें। मतलब ये प्राकृतिक पर्यावरण, एक प्रकार से इन्वायरमेंट जो पूरा ताना बाना, उसके अंतर्गत भी देख सकते हैं। तो उसने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 51 क 6 ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जैसे 6 होता है ना वैसे ही, तो सातवें नंबर का आएगा, क ख ग घ अंग च छ, सातवें नंबर का। तो उसमें पढ़ेंगे तो मिलेगा, तो वो उसकी चर्चा कर रहे हैं के अधीन 51 का 6 ब्रैकेट में चाहे 6 भी लिख सकते हैं अगर कोई, वैसे तो क ख ग घ अंगा ABCD ही लिखा हुआ है, इग्रमा तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं, और ये ट तक जाता है। देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ इया, ठीक है, ट ट इया तक जाएंगे 10, उसके बाद ट शुरू होता है तो इग्रमा हो जाता है। ट जो है 86वां संविधान संशोधन, ABCDEF ऐसा कर लीजिए। तो ये हो गया 6, ठीक। 6 में क्या है, 6 के अधीन केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के शिक्षण संस्थाओं में, देश की शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, सुने होंगे, का निर्देश दे, निर्देश दे। देखिए कर्तव्य जनता को पूरा करना है, निर्देश देना है, आर्टिकल 41 को आपको याद आ रहा है कि नहीं, आर्टिकल 48 का, 48 का के में ये बात है, तो वो किसका निर्देश है, नीति निर्देशक तत्व, स्टेट का। स्टेट उस आर्टिकल में जाकर के जनता को निर्देश दे देगी कि आप आर्टिकल 51 का 6 जो क में जो 6 है उसका पालन कीजिए, तो लिखिए निर्देश देगी। दूसरी बात जो महत्व की है वह यह कि आर्टिकल 51 का की भाषा काफी विस्तृत है, और इसका अर्थ व विस्तार में बहुत कुछ है, इसके अर्थ और विस्तार में बहुत कुछ है, ठीक है। लिखिएगा, राज्य किसी भी नागरिक को भाषा की परिधि में, भाषा की परिधि में नागरिक का, लिख लीजिए, भाषा की परिधि में दंडित कर सकता है लिखें, यदि हर हाल में इसे बनाए रखना, यदि हर हाल में इसे बनाए रखना संभव नहीं होता है तो यथाशीघ्र निराकरण को लेकर, यथाशीघ्र निराकरण को लेकर इसकी स्थिति को बनाए रखने संबंधी विचार के अभाव में
यह पवित्र घोषणा रह जाएंगी। अगर आपने कोई समस्या यथाशीघ्र निराकरण नहीं किया और अगर आपने इसमें इसका एक प्रकार से कहा जाए कि जो दंडित करने वगैरह का जो सोचा आपने, तो फिर यह सिर्फ पूजने का काम आएगा। इसका कोई फायदा नुकसान नहीं दिखेगा, लोग जो मर्जी अपना करते रहे। वैसे इस अनुच्छेद की भाषा की परिधि में के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को दंडित कर सकता है। इस स्थिति का यथाशीघ्र निराकरण जरूरी है। इसके अभाव में मूल कर्तव्य पवित्र पूजनीय बन के रह जाएगा। बस ये भाव आप इसमें जो लिखा है इसमें निकाल लीजिए। आगे लिखिएगा, ये तो पूरा आपका एक तो मूल कर्तव्य का एक विवेचनात्मक पक्ष आ गया। हम चूंकि वो लिखा नहीं रहे हैं जो पहला दूसरा तीसरा है, वैसे देखा जाए तो पहला क्या है, पहला तो संविधान का पालन करें ही है। संविधान का पालन करें, आदर्शों, चार चीजें हैं उसमें, आदर्शों है, संस्थाओं है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान का आदर करें, ये पहला है। और ऐसे करते करते आप आएंगे तो पांचवें में आएंगे, नहीं अंगा में आएंगे तो स्त्रियों के सम्मान की बात भी कही गई है। 6 में आएंगे पर्यावरण की बात कही गई है। और ट में आएंगे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पे, और इसी तरीके से क्रमिक तरीके से चले आएंगे तो दूसरे में आप तीसरे में जैसे संप्रभुता और एकता और अखंडता की बात ग में कही गई है। उसके पहले आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है। ऐसे ऐसे तमाम बातें इसमें है जो किताब में बड़ी आसानी से शब्दांशतः है जैसा लिखा है आप समझ लीजिएगा। बात यही है, क्योंकि ये बात दिल की है इसलिए इतना कठिन नहीं है। दिमाग वाला थोड़ा कठिन होगा, दिल तो अच्छा ही काम करता है ना। अब आगे हम जो बताना चाहेंगे कि लिखिएगा कि मूल कर्तव्य, लिखें मूल कर्तव्य की बाध्यता, मूल कर्तव्य की बाध्यता लिखिए। लिखें मूल कर्तव्य के पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, कोई कानून है ही नहीं, कानूनी बाध्यता नहीं है। इसका पालन न करने पर दंड की व्यवस्था संविधान में नहीं है और न ही इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है, न ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को इसके प्रति शिक्षित करना और इस आदर्श को प्राप्त करना है, शिक्षित करना और निहित आदर्श को प्राप्त करना है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मूल कर्तव्य एक दर्शन मात्र है? लिख लीजिए, प्रश्न यह है कि क्या मूल कर्तव्य एक दर्शन मात्र है ना? ऐसा मानना उचित नहीं होगा। लिखें मौलिक कर्तव्य के पालन न करने की स्थिति में, मौलिक कर्तव्य के पालन न करने पर न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए जा सकते, न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए जा सकते। ठीक है, एक प्रकार से यह जनता पर निर्भर व्यवस्था है, नागरिकों पर निर्भर व्यवस्था है। लिखिए मौलिक अधिकार राज्यों के संघर्ष का परिणाम है, मौलिक अधिकार राज्यों से संघर्ष का परिणाम है, तो मूल अधिकार स्वयं से जकड़ी व्यवस्था है, स्वयं से निहित व्यवस्था है। ऐसा लिखिए, जकड़ी के बजाय निहित लिखिए, स्वयं से निहित व्यवस्था है। जब कुछ है ही नहीं है तो आप ही सोचिए, ठीक है।
लिखिए, लिखें, मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु कुछ वैधानिक प्रावधान देखे जा सकते। नंबर 1, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान की अवमानना पर, मूल कर्तव्य वगैरह जब कुछ चीजें पढ़ा रहे होंगे तो देखे होंगे कि मैंने केरल का मामले को बताया था, ऐसे उदाहरण बहुत मुकदमों में जिक्र हुआ है कहीं कहीं। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत की अवमानना पर नेशनल ऑनर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती। इसके लिए तो नहीं बना है, लेकिन राष्ट्रध्वज के लिए जो बना है वो लागू कर सकते। इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता का भी निर्माण किया गया है। भारतीय ध्वज संहिता का भी निर्माण किया गया है कि जैसे ऊपर फहराएंगे, अंधेरे में नहीं रखेंगे, और भी तरह तरह की बातें जो है राष्ट्रीय ध्वज संहिता में लिखी हुई है ना। उसके नियम है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम है, वो उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट लिखिए, हिंसा में लिप्त होने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पे दंड दिया जा सकता है। लिख लीजिएगा, जैसे एनआरसी के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जैसे एनआरसी के मामले में सीए था, वैसे सीए एनआरसी लिख लीजिएगा, सीए जरूर लिखिएगा, एनआरसी नहीं था, सीए था, जो कानून आया था नागरिकता है। सीए एनआरसी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हीं से वसूली करने का फरमान जारी किया, उन्हीं से वसूली का फरमान जारी। आगे लिखें, धर्म भाषा, धर्म काम भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित विभेद, या वर्ग आधारित विभेद रोका गया है। ये संविधान में लिखा नहीं है, रोका मतलब ये रोका गया है संविधान में, ये करने का परमिशन नहीं। ऐसी स्थिति में इसके उल्लंघन में नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो यहां मौलिक कर्तव्य से इसको संलग्न मानते रहिए, की जा सकती है। लिखिए, नागरिक का यह धर्म है कि मौलिक कर्तव्य जो उसका अंतःकरण है, मौलिक कर्तव्य जो उसका अंतःकरण है, उसका अनुपालन करे। जैसे जैसे ऐसे कर्तव्यों का बोध बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे संविधान की सर्वोच्चता, उसके प्रति सम्मान, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संप्रभुता आदि को लेकर विचार भी मजबूत होते जाएंगे, विचार भी मजबूत होते हैं। अब लिख लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य कहां से आया, ये लास्ट लिखा रहे हैं आप, मौलिक कर्तव्य कहां से आया। लिखिए, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। लिखें, सरदार स्वर्ण सिंह
समिति की सिफारिश पर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया वो लिखा है वहां, जिसके लिए भाग 4 का और 51 का जोड़ा गया। तब इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसकी संख्या 11 कर दी गई। 11 कर दी गई। लिखें, मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से प्रेरित माना गया। सोवियत संघ से प्रेरित माना गया, परंतु 90 के दशक में सोवियत संघ भंग हो गया, टूट गया। वर्तमान में इसे जापान से प्रेरित माना जाता है। तब से जापान से प्रेरित कह लीजिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मूल कर्तव्य लिखे, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार में कहीं ना कहीं एक संतुलन, कर्तव्य परायणता और उत्तरदायित्व की भावना का बोध है। मूल अधिकार की तुलना में यह कहीं ना कहीं एक बोध है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मगर अंतःकरण से इसे न्याय देना होता है। कथन पर टिप्पणी का अंतःकरण से न्याय देना होता है। कथन पर टिप्पणी। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अब, ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं मूल अधिकार से जुड़ा। ये 2014 के आईएएस में आया हुआ है। पीछे से मैं आ रहा था तो मैंने सोचा इसको देख लेते हैं। 2014 में ये आईएएस मुख्य परीक्षा में पूछा गया है और ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन से था, इसलिए मैं इसको लिया है क्योंकि इसमें हम काफी कुछ वेराइटीज थी, तो मुझे लगा विद्यार्थियों को थोड़ा सा ऐसी चीज बताओ। लिखिएगा कि आप पहले क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न मैं थोड़ा आंसर राइटिंग में जा रहा हूं। एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग तो करिए, क्या पूछ रहा है। आप वाक्य एवं अभिव्यक्ति, देखो प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे हम बताते वैसे तो है। आप, तुम, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, राष्ट्रपति के बारे में। तब दादा दादी, नाना नानी, राष्ट्रपति को संबोधित करके पूछता है। आप वाक्य एवं अभिव्यक्ति, ये जो हम एग्जाम्पल देते ना आपको यहाँ आगे, अजीब लगता होगा ना। पेपर पढ़ो ना, एथिक्स वगैरह, पब्लिक एडवर्ड का, समाज शास्त्र का पेपर पढ़ो, मेंस का, पता चलेगा। बड़े व्यवहारिक शब्द इस्तेमाल, ठीक है ना। जैसे क से कबूतर, तो कबूतर भी बनाना पड़ता है। आप वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं? संविधान में क्या लिखा है छोड़िए, आप क्या समझते हैं सर? आप वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं?
जब प्रश्न पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत ही साधारण हो गया, एक मिल गया कि क्या समझते हैं ये बताना, क्वेश्चन मार्क हो गया। आगे, क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी आता है? घृणा वाक भी आता है? ठीक है, अब आपको सोचना क्या, बोलने में घृणा वाक, स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी तो नहीं लिखा है ना, अच्छा अच्छा बोलना है। भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है? जरा ये आईएएस का क्वेश्चन है 2014 का, तनिक फलाना ढिमका, वर्ड आपको लग रहा कैसे है ना लिखा हुआ, और आपको लगता होगा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा सुपीरियर शब्द होगा। मैं बोलता हूं हमेशा सामान्य लिखो, समझने वाली बात, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन समझ गए? आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें 3 खंड दिए हुए हैं? इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन एक भाग है, क्वेश्चन के कई उपभाग दिए। तो पहला काम क्या करना मालूम है? क्वेश्चन के अंदर की जो विवेचना है वो क्या कहती है? विवेचना जैसे कहता आप, आपका मतलब आप, तो आप क्या समझते हैं? आपका विवेक क्या कहता है? स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की संकल्पना को लेकर आपका विवेक क्या कहता है? तो विवेचित चीज क्या हुई? फिर कहता है क्या इसकी परिधि में घृणा, अब आप क्या ये सोचते हैं कि इसकी परिधि में घृणा की भी स्वतंत्रता आती है? घृणा बोलने ऐसा चीज आता है? तो क्या करना है आपको? हमेशा 4 कैटेगरी बना के रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, 4 कैटेगरी का आदत डाल, और सबसे पहले मैं यहां अगर दिख जाएगा तो एक ऐसे लाइन खींचा करो, ऐसे, ठीक? पता नहीं दिखा कि नहीं, चलो समझ लेना, दिख ही रहा होगा यार, नजदीक से देखो जरा। सबसे ऊपर लिखा करो प्रश्न का विश्लेषण, प्रश्न का विश्लेषण, सबसे पहले ये लिखो, प्रश्न का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन। फिर क्या करोगे? 2 सेक्शन बनाओगे ऐसे, हर प्रश्न में बनाने का आदत डाल लो आप, हमेशा के लिए भला हो जाएगा ये। अभी यहां तो बनाओ, वहां मन में बनाना एग्जाम में यार, यहां तो कॉपी में बनाओ प्रैक्टिस के लिए। पहले लिखोगे विवेचना। देखोगे जब कोई घटना घटती है ना तो पुलिस वाले विवेचना करने निकलते हैं, ठीक है ना? तो एक विवेचना करो। विवेचना में अब यहां एक लाइन खींच दो ऐसे, ये बीच वाला सेक्शन बड़ा रखना थोड़ा ऐसे, और फिर यहां एक लाइन ऐसे खींच के बंद कर दो, ठीक? एक लाइन की जरूरत और पड़ सकती है, चलो हम यही बना देते हैं। ये समझ लो ये सेक्शन बड़ा है, एक ये सेक्शन है, दूसरा ये है, बड़ा है, ठीक? तीसरा ये वाला सेक्शन है, एक चौथा है, 4 सेक्शन बनाना है चेला। और 5वां खुला छोड़ दो बिना छत के, प्रश्न का विश्लेषण। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न तो कर ही रहे विवेचना, प्रश्न का क्या विवेचना किया कि अलग अलग मुद्दों पर, अब प्रश्न में क्या विवेचना है कि मुद्दे अलग अलग हैं, अलग अलग मुद्दों पर ध्यान देते हुए विषय को विस्तार देना है। तो यहां है अलग अलग मुद्दे। यार ये पेन जो है हमारा वहां पड़ा है, लेकिन ये कौन सा मार्कर उठ गया बेटा? अलग अलग मुद्दे, यार बहुत संतुलन नहीं आया, ये मार्कर कम चल रहा, उधर मार्कर पड़े, अब जाऊं कैसे? चलिए, यहां पर अलग अलग मुद्दे, ठीक? आपने विवेचना क्या किया कि अलग अलग मुद्दे हैं इसमें, एक ही नहीं है, ठीक?
तो अलग अलग मुद्दे हैं, तो आप यहां पे वैसे भाग बनेंगे, तो उपभाग करिए यहां पर। उपभाग किसका? प्रश्न का। पहला भाग है उपभाग में। अब आपने देखे होंगे, पढ़ेंगे तो 3 भाग मिलेगा। पहला जो भाग है उसमें अगर आप लिखें यहां पे, तो पहला वाला चीज आएगा क्या? आप वाक्य में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं। फिर दूसरा वाला वही आ जाएगा कि क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी आता है, क्या गलत फलत बोलना भी आता है। दूसरा भाग तीसरा है, भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में तनिक भिन्न स्तर पर क्यों। तीनों भाग आपने लिख लिया। यहां भाग ये बताएगा कि कितना भागना है आपको। अगर आपके दिमाग में बनेगा एक ही भाग है, तो एक ही के भीतर भागेंगे ना। क्यों भाई? कहां कहां भागना है वो लिख लो ना। तो दूसरे में क्या लिखा, फिर तीसरे में क्या लिखा, हो सकता चौथा भी, हो सकता पांचवा भी, हो सकता 2 हो सकता 1। तो विवेचित करो, विवेचना में ले आओ। कितने चोर डकैत थे, पुलिस वाला जाता है ना, कहां से कूदा, कहां पकड़ा, कहां कितने थे, आइडिया लगाता है। तो यहां विवेचना किया। अब विवेचना करने के अलग अलग मुद्दे सामने हैं, तो मुद्दे कौन है? मुद्दे ये लिख दिए आपसे, ये। उसके बाद आप आएंगे, मान लो ये तीनों लिख दिया कि ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत क्लियर है, हमने सोचा एक सरल क्वेश्चन से लेते हैं, ये बहुत सरल। और लास्ट में कह रहा है चर्चा की। दूसरा आता है प्रस्तुति का तरीका। अब आपको पता चल गया क्या कि क्या मुद्दे हैं, कितने भाग हैं। अब आप प्रस्तुत कैसे करेंगे, दिमाग वहीं फट से बनाना है कि कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे, यानी प्रस्तुति कैसे, प्रस्तुति कैसे करेंगे आप। प्रस्तुति के 2 तरीके हैं। पहला होता है आप परिच्छेद टाइप का, अनुच्छेद टाइप का लिखें। एक होता है कि पैरा में लिखें। दोनों में क्या अंतर है? एक होता है कि आप पैरा में लिखेंगे, 1 2 3 पैरा लिख दिए। अनुच्छेद में लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसा लिखते जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मेरा अपना मत है कि दोनों में लिखना चाहिए। मोगाम्बो जिधर से खुश हो उधर से खुश करो उसको। अगर उसको पैरा पसंद है तो कुछ पैरा के साथ तब अनुच्छेद में आओ। और कुछ विषय जिससे चर्चा कीजिए, अनुच्छेद में ही लिखना चाहिए। अनुच्छेद में लिखना चाहिए, मतलब फिर पैरे में ना हो। चर्चा को 1 2 3 4 करके भी कर सकते। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं, ठीक, इसमें कह रहा है चर्चा कीजिए। अब चर्चा में बच्चा देखो, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि अगर वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना से क्या समझते हैं, आप उसको बता दीजिए। फिर क्या ये है कि नहीं, ये बता दीजिए। लेकिन कह रहा भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं। क्यों हैं? एक होता है क्या है, एक होता है क्यों है। जब क्या है होता है तो जो है बताओ। जैसे कहा स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, तो आर्टिकल 19(1) में जाओ, क में लिख दो जो है। ये होता है क्या है। यहां पे तुमको कोई अपना दिमाग नहीं चलाना क्या है में। जैसे घर में खाना क्या है, तो आपको क्या दिमाग चला, जो है बता दो। लेकिन क्यों है ये घर में, ये क्यों है, क्यों के लिए विवेचनात्मक पक्ष आ जाते हैं। तो अगर आप चर्चा है, जैसे लिख रहा है चर्चा कीजिए, आप जरा कल्पना करिए कि भारत में, फिर वहीं पर आ रहा, भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं। आप इसको बताते समय क्या चर्चा करें, कहीं लिखा है क्या इसकी चर्चा? संविधान में लिखा है इसकी चर्चा?
तो यह कहीं ना कहीं विवेचित हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं समीक्षात्मक हो जाता है। तो ऐसे में सिर्फ चर्चा नहीं हो सकती है, थोड़ा सा इसमें निष्कर्षात्मक पक्ष आ जाता है, क्योंकि बताने के चक्कर में अपने व्यू आएंगे, केवल चर्चा नहीं। जैसे कहा जाए कि भारत और चीन के बीच मौजूदा समय में क्या समस्या, चर्चा कीजिए, समस्या बता दीजिए। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि चीन ने क्यों समझौते के बावजूद ये घातबाजी की, क्यों, तब आपको कुछ बताना पड़ेगा। क्यों में, कहां गए थे आसान है, क्यों गए थे। तो यहां पर निष्कर्ष जो है किस भाग में बनता है, उसी भाग का निष्कर्ष लाओ। वैसे चर्चा में निष्कर्ष की गुंजाइश हमेशा कम रहती है, खत्म रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन में निष्कर्ष की गुंजाइश, जो निष्कर्ष है वो तीन में, यानी तीनों उपभागों में तीसरे में थोड़े निष्कर्षात्मक चीज दिखती हैं। तो यहां नीचे क्या लिखेंगे, निष्कर्ष का महत्व, यहां लिखिए निष्कर्ष, लिखिए केवल। अब यहां पर अगर चर्चा है तो निष्कर्ष नहीं चाहिए, कट कर दीजिए, मत सोचिए निष्कर्ष को, टिप्पणी कीजिए, निष्कर्ष फिष्कर्ष मत कीजिए। लेकिन अगर इसमें एक पार्ट में दिखता, जैसे होता ना कि कौन सा अवॉर्ड किया जाएगा और पूरा अधिनियम बचा रहेगा, इतना हटा देंगे सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें से दो भाग तो लिख देना है, तीसरे भाग में थोड़ी सी बात आती है, तो आप कह सकते हैं कि भाग 3 में निष्कर्ष की संभावना है। ये आपका फ्रेमिंग पूरा हुआ, ये आपने ड्राफ्टिंग कर लिया, ये उत्तर का तरीका बनाया। उसके बाद आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। अब उत्तर लिखने के लिए जैसे प्रश्न दिया वैसे लिखें, तो हम तीनों हेडिंग बनवा देते हैं आपको, उसके अंदर थोड़े थोड़े शब्द लिखवा देते हैं। जरा लिखिए, सबसे पहले लिखिए वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, लिखें वाक एवं अभिव्यक्ति, यह से मत शुरू करिएगा, यह स्वतंत्रता। प्रश्न अलग छोड़ दिया जाता है, उत्तर अलग बनाया जाता है, बाद में प्रश्न उत्तर जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिख दी फिर लिख दिया यह स्वतंत्रता, नहीं, उसको आप पूरा लिखिए सेंटेंस को, क्योंकि एग्जामिनर हेडिंग नहीं भी पढ़ता है तब भी उसको उत्तर दिखना चाहिए। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किसी के विचारों को ठीक है, किसी के विचारों को खुलेआम स्वतंत्र और स्वतंत्र तौर पर व्यक्त करने का संदर्भ लिए है, व्यक्त करने का संदर्भ निहित रहता है, निहित रहता है, जिसे किसी भी रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इशारे से कर सकते हैं, कई चिन्ह से कर सकते हैं, जैसे ये प्रयास आईएएस का ये चिन्ह है बगल में जो दिखता है, इसको भी देख के लोग समझ जाते हैं। तो क्या हुआ, व्यक्त किया जा सकता है, लिखित हो, लिखित मौखिक या हाव भाव से, जैसे लिखित मौखिक और हाव भाव, ऐसा लिखिए, जैसे लिखित मौखिक और हाव भाव, विराम लगा दी। संविधान का अनुच्छेद 19(1) क विशेषतः वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार देता है, को अधिकार देता है, मान्यता देता है,
परंतु यह अत्यांतिक नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है। अब्सोल्यूट नहीं है। लिखें, दूसरे शब्दों में इसकी सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं हैं जिसके उल्लंघन पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, 19(2) के अंतर्गत कई प्रकार के निर्बंधन का भी प्रावधान है। कई प्रकार के निर्बंधन का भी प्रावधान। यही रुक जाइए। अब आपने बताया कि आप वाक्य में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं, तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि ये खुलेआम बोला जा सकता है। आपने ये समझा कि ये लिखित और मौखिक हाव भाव दिखाया जा सकता है। आपने ये समझा कि 19(1) में ये लिखा है संविधान में, आधिकारिक मान्यता भी देता है, संवैधानिक मान्यता है इसकी, लेकिन अगर ज्यादा बकवास करेंगे तो आर्टिकल 19(2) में रोकने का भी प्रावधान। तो आपने कहा कि भैया हम सब जान गए। दूसरा लिखिए, घृणित भाषण की अनुमति। घृणित भाषण की अनुमति। लिखें, घृणावाक्य, घृणावाक्य ठीक है, या मधुर वाक्य, घृणावाक्य या मधुर वाक्य का कोई ऐसा उल्लेख संविधान में नहीं है। कोई ऐसा उल्लेख संविधान में नहीं है। वहां केवल वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। परंतु निर्बंधन के मामले में कुछ शब्दों का संदर्भ देखा जा सकता है। कुछ शब्द हैं, जैसे किसी को उकसा नहीं सकते फांसी लगाने के लिए, हिंसा के लिए नहीं उकसा सकते। वो सुशांत सिंह राजपूत है, वो चल रहा है मामला कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी दूसरे टाइप की, ठीक है। घृणा करेंगे, नफरत करेंगे तो किसी को प्रॉब्लम आ सकती। लिखें, समुदाय के लोगों के बीच शत्रुता और हिंसा की भावना को यह बढ़ावा देता है। कौन? घृणावाद। हिंसा और शत्रुता की हिंसा को बढ़ावा देता है। लोक व्यवस्था को बाधित करता है, जो मैं बताया होगा पीछे। ऐसे में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत स्पष्ट है कि घृणित भाषण की अनुमति नहीं है। लिखा नहीं है, बट ये इस चीज को बढ़ावा देता है, इसलिए मत बोलिए। वहां से वहां पर जैसे होता है, निद्रा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन निद्रा चूंकि स्वास्थ्य पे असर और स्वास्थ्य और जीवन हमारा हो, तो इसलिए वो मूल अधिकार होगा। इसलिए ये जो है रोक दिया जाना चाहिए। घृणा बोलेंगे या प्यार से बोलेंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन चूंकि हिंसा बढ़ावा देगा, दुश्मनी को बढ़ावा देगा, जो लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचा सकता है, इसलिए यह रोका जा सकता है। लोक व्यवस्था का खतरा है। वो स्वतंत्रता के तहत घृणित भाषण की अनुमति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में ऐसी सीमा है, ऐसी सीमाएं हैं। इसके अलावा भी सीमाओं की सूची देखी जा सकती। खत्म।
इसके अलावा भी सीमाओं की सूची देखी जा सकती। ये आपने 2 चैप्टर लिख दिया, 2 हो गया। तीसरा लिखिए, फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से, तीसरा एक लाइन बना लीजिए, उसके अंदर लिखिए, फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों? लिखिएगा, है ना? लिखें, अभिव्यक्ति के कई रूप हैं, अभिव्यक्ति के कई रूप हैं, उसमें फिल्में कुछ भिन्नता लिए हुए हैं। इस अंतर को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, इस अंतर को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, फिल्म एक रचनात्मक कार्य है। फिल्म निर्माण एक रचनात्मक कार्य है। और रचनात्मकता की रचनात्मकता विस्तार की मांग करती है। रचनात्मकता विस्तार की मांग करती है, इसलिए तनिक भिन्न है। पहला। दूसरा, फिल्में सामाजिक परिस्थितियों, कुछ फिल्में तो हैं ही, या वास्तविकताओं को भी चित्रित करती। कुछ फिल्में लिख सकते हैं, कुछ फिल्में सामाजिक परिस्थितियों और वास्तविकताओं को भी चित्रित करती। और ऐसा चित्रण वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं में कभी कभी नहीं समाती हैं, कभी कभी नहीं समाती। ठीक है, इसलिए तनिक भिन्न है। आगे लिखिए, लोगों को सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए या करने हेतु फिल्में एक बढ़िया साधन है या महत्वपूर्ण साधन है। और इसका पूरा लाभ लेने के लिए अन्य रूपों से इसका स्तर थोड़ा मोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा भिन्न होता है। लाइन बदल दीजिए, उक्त संदर्भ से यह परिलक्षित होता है, उक्त संदर्भ से यह परिलक्षित होता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी अन्य प्रकारों या रूपों से फिल्म के मामले में कुछ अधिक विस्तृत, बिल्कुल सीमाओं में निहित न होकर, बिल्कुल सीमाओं में निहित न होकर रचनात्मकता की स्थिति को देखते हुए और खुला
स्थान घेर लेती हैं और खुला स्थान घेर लेती हैं। आंसर बंद कर। हमने लास्ट में जो 2-2.5 लाइन लिखवाया वो मैंने फिल्म से जुड़ा लिखा है, ऊपर से किसी भी का नहीं लिया, क्योंकि हमने चर्चा हमको करना था, हमको निष्कर्ष नहीं देना था। लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा सा कारण था इसका, हालांकि हमने इसमें बिंदु जो बताए वो भी निष्कर्षात्मक है, थोड़ा सा 2 लाइन लिख दिया, एग्जामिनर को इतना बुरा नहीं लगेगा। अब आप शब्द गिन लीजिएगा कितने शब्द हैं, इसी तरीके से उत्तर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो पहले बच्चा क्या करोगे, फ्रेमिंग करोगे, उसके बाद उत्तर बनाने की स्थिति पैदा करेंगे। तो मैं आपको कुछ बातें जैसे बताना चाहूं तो मैं अगले लेक्चर में बीच में जब बताऊंगा, तो सैटरडे को यही काम करेंगे। तो बीच में ये बताएंगे आपको कि प्रकाश डालिए तो क्या डालेंगे आप, और रोशनी डालिए तो भी क्या डालेंगे। विवेचना है, समीक्षा है, विशदीकरण है, टिप्पणी है, समीक्षा है, समीक्षात्मक आलोचना है, आलोचनात्मक समीक्षा है, बहुत सारी बातें हैं, ऐसे 50 वो हम धीरे धीरे आपको सवालों के माध्यम से लेके चलेंगे। लेकिन फ्रेमिंग का तरीका यही रहेगा चेला, जो लिखे हो यही फ्रेमिंग का तरीका रहेगा। बात समझ में आ गई होगी, है ना। मैं इधर आता हूँ अब।